सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपका व्याकरण का पाठ विकारक शब्द से काल का ये दूसरा भाग है। एक भाग में मैंने आपको बतलाया था, वर्तमान काल का विस्तृत वर्णन किया था, विस्तृत व्याख्या किया था। अब आइए इसमें आगे हम भूतकाल पर चर्चा करेंगे, भूतकाल के संबंध में जानेंगे क्या है भूतकाल। चलिए तो बच्चों अब देखते हैं आगे। तो आगे आपका देखिए बच्चों, स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है कि भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं। तो भूतकाल आप शुरू में ही जब पढ़े होंगे पहला भाग में, तो उसमें देखे होंगे परिभाषा कि जो समय बीत चुका है, जो बीत गया है, वो भूतकाल होता है ना। जो समय बीत गया है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य होने या करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। फिर से सुनिए, है ना। इसका परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य होने या करने का जब पता चलता है या बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। परिभाषा इस तरह से भी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। एक और सरल शब्दों में आप देख सकते हैं कि जिससे, क्रिया से, यानी जिसमें या जिस क्रिया से, यहाँ देखेंगे, क्षमा करेंगे, यहाँ लिखा हुआ जिससे, क्रिया से, यानी जिस क्रिया होना चाहिए था, जिस क्रिया, तो यहाँ पर जिससे लिखा गया है, मिसप्रिंट है बच्चों। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं, है ना। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, यानी भूतकाल में वो समाप्त हो गया, है ना, बीत गया वो समय। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। ये सब उदाहरण है। यानी कहने का मतलब ये काम हो चुका है, बीत चुका है, इसलिए ये आपका भूतकाल है। कहता है इसमें वही चीज़ कि उपर्युक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहा है ना। तो ये भूतकाल के वाक्य हैं। अब भूतकाल के पहचानने का नियम, जैसे उसमें वर्तमान काल में बताए होंगे बच्चों कि उसमें था कि रहा है, रही है, ता है, ती है, अंत में है रहेगा, चुका है, चुकी है, अंत में आपका है रहेगा, है ना। आपको एक जगह मिला होगा, संदिग्ध में होगा, होगी भी, तो उसमें संदिग्ध की बात आती है, इसलिए वैसा रहता, नहीं तो सामान्यतः वही रहेगा, है अंत में, है ना। इसमें था, थी, थे रहेंगे, है ना। अब आइए इसके कुछ भेद हैं, इसके भेदों को भी जानते हैं हम, है ना। भूतकाल के भेद कितने हैं, तो भूतकाल के भेद बच्चों, इसका भी भेद आपका 6 है। कितने हैं, 6 भेद हैं। एकदम आराम से इसको भी समझने की जरूरत है ना। तो भूतकाल में पहला क्या है, सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल, है ना, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल, है ना। सामान्य तो आप समझते हैं कि जो नॉर्मल चल रहा है। आसन्न मतलब निकट या पास होता है। पूर्ण जो पूरा हो चुका, अपूर्ण जो पूरा न हुआ। संदिग्ध मतलब जिसमें संदेह की बात हो, है ना। और हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब कारण होता है ना। इसमें 2 वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होता है, 2 क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसमें होता है कारण होते हुए एक कारण दूसरे कारण पर रहता है, दोनों अपूर्ण नहीं रहता है। चलिए अब बारी बारी से इसको हम समझते हैं, है ना। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, यानी जिससे भूतकाल की क्रिया, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, है ना, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। और अगर परिभाषा ले सकते हैं तो ले सकते हैं इसका कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का, है ना, बोध हो या पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। फिर से सुने, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या, जैसे मैंने कविता पढ़ी, मैंने कविता पढ़ी, यहाँ पर माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया या पकाया, है ना। मोहन आया,
सीता गई। ये देखिए सब बीते हुए समय में सारे कार्य हो रहे हैं, इसलिए ये आपका बीते हुए समय तो हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से है, आया गया खाया पिया, है ना। तो ये सब आपका सामान्य भूतकाल का जो आपका है उदाहरण है। चलिए अब हम इसमें जैसा कि देख रहे हैं श्री राम ने रावण को मारा, ये भी जो है सामान्य रूप से है, यानी इसमें है कि उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब आते हैं हम दूसरा भेद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भेद आपका क्या है बच्चों, है ना, आसन्न भूतकाल। क्या है, आसन्न भूतकाल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आसन्न भूतकाल लिखा हुआ है। आसन का अर्थ अभी अभी मैंने बताया कि आसन्न का अर्थ होता है पास या निकट। क्या होता है, पास या निकट। अब इस तरह से हम कह सकते हैं इसको बच्चों कि आसन्न भूतकाल का परिभाषा क्या हो सकता है। आसन्न भूतकाल का परिभाषा इस तरह से हो सकता है कि पहले तो अर्थ इसका बताया कि पास या निकट होता है, पास या निकट होता है। अब यहाँ पर देखिए कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए, निकट में जो काम हुआ है उसे ही हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। फिर से सुने बच्चों, है ना, कि क्रिया के जिस रूप से, है ना, कार्य के होने का समय निकट या पास, मतलब अभी अभी तुरंत हुआ है, उस कार्य को, है ना, जो समझा जाता है वो भूतकाल में कौन सा होता है, आसन्न भूतकाल। आपका स्क्रीन पर भी जैसा कि देख पा रहे हैं कि है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहेंगे, है ना। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, मतलब अभी अभी तुरंत जो समाप्त हुई है उसका जब बोध होता है वही आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मैंने आम खाया है, अब मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मतलब अभी तुरंत ये काम जो हुआ है, जो अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ है काम, उसके बारे में वो बतलाता है। मैंने आम खाया है, इससे लगता है कि बहुत पहले भी खाया है, लेकिन अभी लग रहा नहीं, खाकर अभी आया है, तो खाया है, इसलिए इससे पता चल रहा है कि आपका ये आपका कौन सा वाक्य हो गया, आपका आसन्न भूतकाल हुआ, मतलब अभी तुरंत ये घटना घटित हुआ है, अभी तुरंत हुआ है, ठीक है, इसलिए आसन्न भूतकाल है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, यानी उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल। जैसे अभी बताएं कि आसन का मतलब होता ही है निकट या पास, मतलब जो अभी तुरंत काम समाप्त हुआ है। चलिए तीसरे भेद की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा भेद है आपका पूर्ण भूतकाल। क्या है बच्चों, पूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया के जिस रूप से, यहाँ कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने का बोध हो, है ना, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, मतलब पूरा हो गया वो, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में समाप्त या पूरा हो जाने का बोध हो, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे, है ना। आपका स्क्रीन पर भी एक परिभाषा है कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं या पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, मतलब कि स्पष्ट बोध हो रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि वो समाप्त हो गया है ना, कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है, बीत चुका है, इसीलिए वो आपका क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल में आ गया। आइए उदाहरण दूसरे परिभाषा देखते हैं। दूसरा परिभाषा भी है कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे उसने श्याम को मारा था, मतलब मारने का क्रिया पूरा हो चुका, मारा था। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, मतलब वो राज किया हुआ था, वो काम उसका पूरा हो गया, अब यहाँ नहीं है ना। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखी थी। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगा हुआ रहता है बच्चों, पहचान का नियम है। आइए अब अगला भेद देखते हैं। अगला भेद है आपका अपूर्ण भूतकाल, है ना। जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, माने कि भूतकाल में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी कंटिन्यूड है, मतलब चल रहा है, वो समाप्त नहीं हुआ, इसलिए अपूर्ण है ना। आप इसी प्रकार वर्तमान काल में पढ़े होंगे। इसका इस तरह से उदाहरण आप जो है परिभाषा दे सकते हैं बच्चों कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में आरंभ होने का तो बोध होता है, परंतु समाप्त होना
पाया नहीं जाता है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो गया। सुरेश गीत गा रहा था, यानी गाने का काम पास्ट में अर्थात भूतकाल में स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ। रीता सो रही थी, वो भी पहले से सो रही है, अभी भी सो ही रही है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं जो है काज के अतीत में अर्थात बीते हुए समय में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की यानी क्या है परिभाषा, कि क्रिया के जिस रूप से काज होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। इसमें संदेह बना हुआ रहता है, यानी स्पष्ट नहीं है कि ये होगा, संदेह बना हुआ रहता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर जैसे तू गाया होगा, यानी गाया कि नहीं गाया ये अस्पष्ट नहीं है, इसलिए ये जो है आपका स्पष्ट नहीं है। तू गाया होगा, बस छुट्टी होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, है ना, उसने कविता लिखी होगी, वह भोजन करता होगा। ये जो है आपका क्या है, और संदिग्ध भूतकाल क्या है आपका। अब उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः यह संदिग्ध भूतकाल होता है। छठा है और अंतिम है कि हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना न होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतु मत भूतकाल क्रिया कहलाती है। फिर से सुने कि यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना न होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतु मत भूतकाल कहलाता है। और पहले ही बतलाए थे आपको कि हेतु का अर्थ कारण होता है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से आप परिभाषा दे सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो या पता चले कि काज भूतकाल में हो सकता था, काज भूतकाल में हो सकता था, लेकिन वह किसी कारण से नहीं हो सका, इसलिए उसे हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। हेतु का अर्थ कारण होता है। अब देखिए, जहाँ भूतकाल में किसी काज के न हो सकने या वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया है वहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सका। जैसे यहाँ पर है कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। देखिए यहाँ पर है कि पास कब होते, यदि आप परिश्रम किए होते तो दोनों अपूर्ण है, यहाँ पर कोई पूर्ण नहीं हुआ। यदि न परिश्रम किया न पास हुआ, तो यहाँ पर है ना, एक दूसरे पर निर्भर है कि यदि तुम परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। दूसरा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी फसल कब अच्छी होती, जब वर्षा अच्छी होती, है ना। आप और दूसरा ले सकते हैं उदाहरण कि यदि आप राजा होते तो आप गरीबों को दान देते, यदि आप बिहार के मुख्यमंत्री होते तो आप बिहार जनता को, है ना, लाभ पहुंचाते। लेकिन अगर लाभ कब पहुंचाते, यदि जब आप मुख्यमंत्री होते, लेकिन है नहीं तो नहीं, इसलिए एक दूसरे पर ये निर्भर है बच्चों। इसीलिए इसको हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं, है ना। अब इसके बाद अब आता है ना, कि ये तो 6 भेद समाप्त हो गया बच्चों। अब आते हैं भविष्यत काल में। भविष्यत काल क्या है उसको देखते हैं कि भविष्यत काल यानी भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। संक्षिप्त में इस प्रकार भी हम दे सकते हैं, है ना। यानी क्रिया, इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले, यानी क्रिया के जिस रूप से, है ना, कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो या पता चले, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं, है ना। और भी एक सरल शब्द में देख सकते हैं दूसरे शब्दों में कि क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्यत काल कहेंगे। जैसे वह कल घर जाएगा, कल घर जाएगा, है ना। वह सर्कस देखने जाएगा, हम लोग देखने जाएंगे। किसान खेत में बीज बोएगा। ये आपका क्या है, वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए, उपयुक्त जितने भी वाक्य थे उसमें क्रिया उनके क्रिया से ये पता चलता है कि वे भविष्य में होने वाला अर्थात आने वाले समय में होने का बोध करा रहा है ना। भविष्यत काल का पहचान ये है बच्चों कि अंत में गा गे गी रहेगा,
है ना। जैसे वर्तमान काल में था, है चुका है अंत में, है अंत में रहेगा, और इसमें है भूतकाल में था थी, और इसमें है गागेगी। चलिए भविष्यत काल के भेद कितने हैं उसको भी देख लेते हैं। तो भविष्यत काल के 3 भेद हैं इसमें बच्चों, है ना। 3 भेद क्या है? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मत भविष्यत काल। अब देखिए तीनों को बारी बारी से हम पढ़ते हैं। पहला है आपका सामान्य भविष्यत काल, यानी क्रिया के जिस रूप से, क्या क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल के सामान्य रूप का पता चलता है या बोध होता है। फिर से परिभाषा सुने, क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल का सामान्य रूप का पता चलता है या बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। इस तरह से भी दे सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इस तरह से भी दे सकते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। इससे क्या पता चलता है कि क्रिया भविष्य में होगी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों इसका उदाहरण, कि बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, बच्चे शतरंज खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक न्यूज़पेपर अर्थात अखबार पढ़ेगा या बेचेगा। ये सामान्य रूप से है। उपर्युक्त वाक्यों में देख पा रहे हैं आप लोग कि क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, बतला रही है। अतः ये जो है आपका सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं बच्चों, है ना। इसको आगे देखते हैं हम, इसका दूसरा भेद क्या है। दूसरा भेद जैसा कि देख पा रहे हैं आपका संभाव्य भविष्यत काल। दूसरा क्या है? संभाव्य भविष्यत काल, यानी क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने की संभावना का पता चले। संभाव्य से ही पता चलता है कि ये जो है आपका संभावना से ही पता चलता है कि संभावना है किसी कार्य को होने के लिए। यहाँ पर संभावना की बात है। इसको परिभाषित जो आपका स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इसको इस तरह से भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना या इच्छा का पता चले, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। पुनः सुने इसका परिभाषा, कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना या इच्छा का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं, है ना। और नहीं तो इससे भी इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, उसे भविष्यत काल कहेंगे। अब देखिए इसको हम समझते हैं किससे? उदाहरण के माध्यम से, कि शायद चोर पकड़ा जाए। शायद, इसमें देखिए संभावना की बात आएगी तो वहाँ शायद, हो सकता है, संभव है कि लगाया जाता है, क्योंकि उसमें संभावना की बात हो सकता है। तो शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। शायद, यह हो सकता है, यह संभावना है कि, यानी संभव है कि कल मैं वहाँ या पटना जाऊँ। ये आपका देखिए यहाँ पर संभावना व्यक्त हो रहा है। तो जहाँ संभावना व्यक्त हो रहा, हो सकता है, शायद है, यह संभव है कि, यह संभावना है कि, सब लिखा हुआ तो संदेह, यहाँ पर जो आपका संभावना व्यक्त किया जा रहा है ना। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में यानी भविष्य में होने की संभावना है, इसलिए ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता है, यानी कार्य होगा ही, ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए संभावना व्यक्त किया जाता है। आइए अब अंतिम और तीसरा भेद भविष्यत काल का आपके समक्ष है, कि क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हेतु मत भूतकाल पढ़े, बस मिलता जुलता है बच्चों। यानी क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, मतलब एक क्रिया जो दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है ना, भविष्यत काल में आने वाले समय में, उसे हम हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं उदाहरण में आप देख पा रहे हैं
कि वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। मतलब मैं खाऊं कब, मैं खाऊंगा कब, जब वह कमाएगा, है ना। जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। उसमें भी है कि यदि मैं राजा बनूंगा तब गरीबों को खिलाऊंगा, मुफ्त में खिलाऊंगा, यानी जब बनूंगा तब खिलाऊंगा, एक दूसरे पर निर्भर है भविष्य में होने वाले। जब मैं राजा बनूंगा तो गरीबों को खिलाऊंगा, नहीं बनूंगा तो नहीं खिलाऊंगा, है ना। जैसे विद्यार्थी कठिन परिश्रम करेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, यदि नहीं प्राप्त जो है परिश्रम करेंगे तो नहीं प्राप्त करेंगे। हेतु हेतु मत भूतकाल में है कि तात ही रहता है कि यदि मैं राजा होता तो गरीबों को दान देता, तात ही है, इसमें गागे की रहेगा, जाऊँ आऊँ ऊ रहेगा, है ना। तो इससे पता चल जाएगा अंतर दोनों में, है ना। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको भूतकाल और भविष्यत काल अच्छा से यानी भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं, है ना, उत्पन्न हो रही आपके दिमाग में, तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें, है ना, और पढ़ाई मन से करते रहें। धन्यवाद।